वेलकम साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, यहाँ पर आज आपके लिए एक पेपर लेके आए हैं जो डीएलएड का है। जैसे कि आपको पता है आजकल डीएलएड के फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो डीएलएड के फॉर्म भरने से पहले आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि इसका सिलेबस कैसा रहता है और इसका पेपर कैसा आता है, ठीक है। इसकी क्वालिफिकेशन से लेकर के विभिन्न प्रकार की चीज़ें आपके दिमाग में आती होंगी। तो उसी को देखते हुए हमने यहाँ पर जो है 2019 का पेपर हमारे पास है, ठीक है। ये एग्ज़ाम 2020 में हुआ था, ठीक है। 2019 में इसके फॉर्म भरे गए। तो ये पेपर जो है 2020 में हुआ था। तो ये इसको इसलिए 2019 का पेपर बोला जाता है क्योंकि फॉर्म 2019 में भरे गए थे। तो हमारे पास जो सेट है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर को सेट बी है। तो इसमें 200 क्वेश्चन आते हैं जो 200 नंबर के होते हैं, ठीक है। आप देखेंगे किस किस सेक्शन से क्वेश्चन है, पूर्णांक 200 अंक का। लेकिन यहाँ पर एक जो खास बात होती है इस पेपर में, वो माइनस मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। आप अगर 200 क्वेश्चन का पेपर है तो 200 का 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसमें कहीं पर भी माइनस मार्किंग नहीं होती है। 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाता है। तो सेट बी हमारे पास है। इसके फटाफट से आंसर ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत का मूल नाम क्या था? तो भाई इसका मूल नाम जय संहिता था महाभारत का, ठीक है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में है सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो किसका नहीं किया था? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व इसने नहीं किया था। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? देखिए, आपको यहाँ से जो है नीचे से ऊपर की तरफ को ले जाना, आरोही क्रम में आपको बढ़ते हुए क्रम में ये क्वेश्चन इसका आंसर लगवाने हैं। देखिए यहाँ पर साइमन कमीशन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, मार्लो मिंटो सुधार है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? देखिए फर्स्ट में साइमन कमीशन है। साइमन कमीशन 1928 हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 हुआ। उसके बाद राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 और मार्लो मिंटो 1909। तो आप देख लीजिए कब को कौन सा सीरीज यहाँ पर आएगा, अपने हिसाब से आंसर लगा लीजिए इस पर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? देखिए तो ये है आपका देहरादून में। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था भाई। ये ऑप्शन ए यहाँ पर सही होने वाला है। अगला, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था? तो मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था दोस्तों लोक आचरण अधिकारी, ठीक है। तो ये लोक आचरण अधिकारी था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर सम्मेलन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, ठीक है। तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका कुल मिला के इस अध्यक्ष कौन था ये 1929 का सम्मेलन का? तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो ये जवाहरलाल नेहरू इसका सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन सी। अगला है, सही युग्म का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर सही युग्म का चयन करना है। महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट, एलोरा, कंदरा, शक, खजुराहो, चंदेल या मीनाक्षी मंदिर, पल्लव। तो यहाँ पर सही जो आपका आंसर होने वाला है वो है खजुराहो, चंदेल, ठीक है। खजुराहो का निर्माण किसने कराया था, किसके समय में हुआ था? आगे है, किस ब्याज दर पर भारतीय रिजर्व बैंक के वाणिज्यिक बैंकों को, अब यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझने की जरूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक क्या करती है? वाणिज्यिक बैंकों को सामान्य क्रियाओं के लिए ऋण देती है, लोन देती है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बैंक दर कहते हैं, ठीक है। वो बैंक दर पर दिया जाता है। अगला, निम्नलिखित में कौन मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? देखिए मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है दोस्तों, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या जो है वो मानवीय विकास सूचकांक के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में प्रत्यक्ष रूप से वृद्धि करेगा? तो ये विनिमय में योग जो है, सॉरी विनियोग में वृद्धि, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? पॉपुलर क्वेश्चन है। तो ये दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। अगला क्वेश्चन, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वो मृदा में नमी रोक सकती है? देखिए काली मिट्टी जो होती है इसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये क्या करते हैं? मिट्टी में जो है नमी को, मॉइस्चर को रोक सकती है, होल्ड ज़्यादा कर सकती है। अगला है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों। ये कहाँ पर है? बड़ा निकोबार में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है, ठीक है। बड़ा निकोबार में,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। सूची 1 में आपको नदी घाटी योजना दी है और सूची 2 में जो है नदी का नाम दिया है। तो ये परियोजना किस नदी पर है ये आपको बताना है। देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, सबसे पहले टिहरी है, तो टिहरी आपको पता ही है, टिहरी जो भागीरथी पर है। तो डी का 1 किस में है ये आपको देखना है, 1 और 2, इन बाकी ऑप्शंस को आप हटा दो सीधे सीधे, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे शिव समुद्रम है, तो शिव समुद्रम है दोस्तों कावेरी नदी पर, ठीक है। तो उसके बाद है नागार्जुन सागर, तो नागार्जुन सागर है आपका कृष्णा नदी पर, 1 बच जाता है, तो ये सीधे सही लगा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन कौन सा? सी यहाँ पर को। अगला है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? देखिए मतलब कब नहीं पूछा गया पर कौन से संशोधन से जोड़ा गया, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। आपको कमेंट करके बताना है कि ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जल्दी बतानी है कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो लोकसभा में किया जाता है वित्त विधेयक। आगे बढ़े। ऑपरेशन क्लीन आर्ट क्या है भाई? ऑपरेशन क्लीन आर्ट दोस्तों नेवलों के बालों के गैर कानूनी व्यापार पर नियंत्रण का एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन क्लीन आर्ट। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है। अगला, वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे CAG बोला जाता है कौन है? तो GC मुर्मू इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होता है? ठीक है, तो भारत के निर्वाचन मंडल के जो है निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का मुख्य घटक क्या है भाई? कपास का मुख्य घटक क्या होता है? सेलुलोज होता है, ठीक है, सेलुलोज। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक है। अगला, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद या डिफरेंस नहीं कर पाता है? तो वर्णांध जो होता है वह लाल और हरे रंग में डिफरेंस नहीं कर पाता है। ऑप्शन ए सही होगा। आगे है, सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए जाते हैं तो किस क्रम के चट्टानों में पाए जाते हैं? धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक है, धारवाड़ क्रम के। नेक्स्ट है, गोविंद वल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील स्थित है। तो ये गोविंद वल्लभ पंत नामक, ये सबसे पहली बात तो ये है कि कैसी झील है? प्राकृतिक झील नहीं है, ये है कृत्रिम झील। तो ये रिहंद बांध परियोजना में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़े। सैनिटीज वर्सेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सैनिटिक वर्सेज नामक पुस्तक के लेखक जो है यहाँ पर सलमान रश्दी हैं भाई, ठीक है। कौन है? सलमान रश्दी। अगर इनकी कुछ और बुक्स के नाम आपको याद हैं तो जल्दी से यहाँ पर कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब देखिए कहाँ कहाँ तक क्वेश्चन छुए जाते हैं, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है कि कहाँ से क्वेश्चन पिछली बार आए हैं, तो उन पॉइंट्स को एक बार इस बार भी आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी भूमि लगान व्यवस्था में भूमि पर अधिकार था। तो भूमि पर अधिकार जो था दोस्तों उस समय कृषक जो थे, कृषकों के पास ही था रैयतवाड़ी भूमि लगान व्यवस्था के समय। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये शिमला में स्थित है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है, ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन आयोजित हुआ। तो ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन, देखिए यहाँ पर आपको देखना है, जैसे ब्रिक्स इस बार पूछा है तो हो सकता है पिछली बार, तो इस बार भी हो सकता है पूछ ले। तो ब्रिक्स को आपको एक बार पढ़ लेना है एग्जाम में जाने से पहले करंट के तौर पर। तो ये ब्राज़ीलिया इसका सही जवाब है, ठीक है। 11वां शिखर सम्मेलन ब्राज़ीलिया में हुआ था। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले हम कथन को पढ़ लेंगे। यह संविधान में शामिल 22 भाषाओं में साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में दिया गया, ये भी ठीक है। 2019 का 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम कवि अक्कीथम को दिया गया, ये भी ठीक है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी भाषा के कवि सुमित्रानंदन पंत को दिया गया, ये सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही जवाब नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर को कौन सा सही नहीं होगा? फिर ऑप्शन डी यहाँ पर सही नहीं है, तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायुमंडल के स्तरों और उनके अभिलक्षणों में सुमेलन में सही है? अब सही है पूछ रहा है भाई यहाँ पर।
ठीक है। आप देखेंगे क्षोभ मंडल जो है मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं क्षोभ मंडल में, बिल्कुल सही है। ठीक है। और उसके बाद देखेंगे समताप मंडल में जो ओजोन परत है वो समताप मंडल में, ये भी सही है। उसके बाद तीसरा है आयन मंडल, तो यहाँ पर पृथ्वी की सतह की ओर जो है जो रेडियो तरंगें होती है वो परिवर्तित होती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। और आयन मंडल जो है ये गलत है, यानी कि ऑप्शन 1 2 3 ये सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा। आगे गौतम बुद्ध के दर्शन से संबंधित विषयों का संकलन जो है आपको कहाँ पर मिलता है, तो ये अभिधम्म पिटक में मिलता है। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़े, अंटार्कटिका के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट विंसन। देखिए अब क्वेश्चन पर भी ध्यान देना आपको, यहाँ पर ही एक क्वेश्चन तैयार हो गया। अंटार्कटिका का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है उसका नाम है माउंट विंसन। ठीक है, तो इसका सफल आरोहण करने वाली पहली दिव्यांग महिला पर्वतारोही कौन है, तो भाई ये है अरुणिमा सिन्हा। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होने वाला है। ठीक है, अरुणिमा सिन्हा। अगला क्वेश्चन है 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन होगा, तो 22वां फीफा विश्व कप का आयोजन जो है 2022 में होना है, ये तो आपको पता ही है। तो ये कतर में होना है दोस्तों। ठीक है, कतर में होगा। ये कब से कब तक होगा, ये नवंबर 2022 से लेकर के दिसंबर तक होगा। ठीक है, नवंबर से दिसंबर के बीच होने वाला है 2022 में। आगे है नरसिम्हन समिति संबंधित है, तो नरसिम्हन समिति संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। अगला, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, अब अच्छा संबंध में सत्य है पूछ रहा है, सही कौन सा है वो बताना है आपको। देखिए हमें पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 अंश का कोण बनाती है, ये गलत है। उसके बाद है पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, बिल्कुल काल्पनिक रेखा है। ठीक है, और उसके बाद जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। पृथ्वी की एक अक्ष, अब देखिए बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बी ऑप्शन सही है, तो और सभी गलत होंगे। ठीक है, क्योंकि सत्य है एक ही पूछ रखा है, नीचे यहाँ पर कोई कोण बाकी और कोई इस एक प्रकार का वो दिया नहीं है, तो यही सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 26 जनवरी 2020 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे, तो इसके मुख्य अतिथि जो है 2020 के पूछ रहा है, उसके बाद 21 चला गया, 22 चला गया, क्योंकि ये पेपर उस समय का करंट का क्वेश्चन होगा। तो उस समय थे दोस्तों जेयर मेसियस बोल्सोनारो। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। आगे बढ़ेंगे, दिसंबर 2019 में कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत किस शहर से हुई थी, सबसे पनौती जो देश है तो वहीं से हुई थी, तो चीन से हुई थी, चीन के वुहान शहर से हुई थी। आगे बढ़ते हैं, वर्ष के भारत प्रारंभ से लेकर अंत तक होने वाली टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता के आयोजन का सही क्रम कौन सा है। देखिए इसके क्रम को पूछ रहा है और कहाँ से लेकर के प्रारंभ से लेकर अंत तक होने वाली। सबसे पहले जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, बिल्कुल यहाँ पर ये सही है। दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, ठीक है। तीसरा विंबलडन होता है, उसके बाद लास्ट अमेरिकन ओपन। ये बिल्कुल सीरीज में ऑप्शन ए जो आपको देखने को मिल रहा है बिल्कुल सीरीज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादी परिसंपत्तियों का अर्थ है, ठीक है, एनपीए जो बोला जाता है। ठीक है, तो इसका एनपीए का क्या अर्थ है, ऋण जिन ब्याज दर और ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है, वो ऋण जिस पर जो है ब्याज और मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है, जो है इसका अर्थ होता है एनपीए का। ठीक है, एनपीए इसका मतलब है। आगे बढ़े, एक राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल कितना होता है। भाई जो राज्य का महाधिवक्ता होता है इसके कार्यकाल की का कोई निर्धारण नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक होगा आपका। आगे बढ़ेंगे, लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो लोकसभा के संबंध में पूछ रहा कौन से कथन यहाँ पर को सही हैं। देखिए नंबर 1 है यहाँ पर, संविधान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या की सीमा तय की गई है, बिल्कुल की गई है। अभी इस समय कितने आप बता सकते हैं और मैक्सिमम कितने हैं वो मैंने आपको कई बार बताया है। ठीक है, दूसरा है, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा और आकार निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाती है, ये ठीक है। मतों के समान रहने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के पास निर्णायक मत नहीं होता, कैसे, ये तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो आपका ए फर्स्ट और तीसरा सही था, ऑप्शन ए में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आगे बढ़े, सुमेलन करना है आपको, यहाँ पर संस्थान दिए हैं और उसका ध्येय वाक्य दिया है। जैसे ठीक है, भारतीय नौसेना का होता है संग नो वरुणः। ठीक है, ऑप्शन ये देखिए इस तरीके से होगा। अब उसके बाद डाकतार विभाग है, तो डाकतार विभाग का होता है अहर्निशं सेवा महे, ये बिल्कुल सही है। और भारतीय वायुसेना का क्या है, तो भारतीय वायुसेना का है नभः। अब वायुसेना से आपको
वैसे ही पता चलेगा। नभः स्पर्शं दीप्तम, अब एक ही बच जाता है। उसके बाद है सेवा अस्माकं धर्म है, ये है भारतीय थल सेना का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से और जो है अपना आंसर मिला लीजिए। ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवाई जहाज़ में उपयोग में लाए जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? जो ब्लैक बॉक्स होता है, अब नाम इसका ब्लैक बॉक्स है, इसका मतलब इसका रंग भी ब्लैक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम कई बार तुक्का मार देंगे भाई इसका नाम ब्लैक बॉक्स है तो इसका रंग ब्लैक होगा, इसलिए इसको ब्लैक बॉक्स कहा जाता होगा। ठीक है, तो ये नारंगी रंग का होता है ब्लैक बॉक्स। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस 2020 का महिला सिंगल खिताब किसने जीता? तो ये जीता था सोफिया केनिन ने जीता था। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसे 17वीं लोकसभा हेतु कार्यकारी अध्यक्ष से प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था? तो ये वीरेंद्र कुमार को किया गया था, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सही है? राज्यसभा के विषय में दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर आपको बता दूं मैं, यह भंग नहीं की जा सकती है। बिल्कुल सही है, राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये गलत है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसके सदस्य 25 वर्ष से कम आयु के होंगे, ये तो गलत ही है। ठीक है, तो अब 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होने वाला है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है, 5 से 8 नवंबर 2019 तक 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कोलकाता में किया गया, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, कोलकाता में किया गया। इन प्रश्नों के बाद का जो भाग है वो उसमें रीजनिंग और मैथ से दी गई है, तो इसको हम जो है इतना डिटेल में नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, तो आपको मैं सीधे ही इसके बाद ले जाता हूँ सीडीपी वाले पार्ट पे, जो उसमें आती है शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत, तो उस वाले भाग में ले जाता हूँ सीडीपी में, पेडागोजी वाले भाग में। ठीक है, तो वहीं को उनको हम डिस्कस करेंगे। बाकी मैथ्स और पेडागोजी के क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा इसके। ठीक है, आंसर की भी प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर हमारी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहां पर आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो मतलब कहीं ना कहीं से मैं आपको इसको प्रोवाइड करा दूंगा, इसकी टेंशन मत लेना आप। तो अभी फिलहाल हम इन क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 से आप मेरे साथ जो है फिर से कंटिन्यू करेंगे। यदि विद्यार्थी यह न समझे कि कक्षा में क्या पढ़ाया गया है तो शिक्षक का क्या अनुभव, मतलब तो शिक्षक क्या अनुभव करेगा? तो शिक्षक देखिए, आप उसे दूसरे तरीके से समझाना चाहिए शिक्षक ने। ठीक है, अगर विद्यार्थी को ऐसा लग रहा है कि क्या पढ़ाया गया है विद्यार्थी को समझ भी नहीं आया, तो शिक्षक उसको क्या करेगा, किसी दूसरे तरीके से पढ़ाएगा जिससे कि उसको समझ में आए। शिक्षक द्वारा दिए जाने वाले गृह कार्य की मात्रा एवं प्रकार का निर्धारण करना चाहिए। देखिए, शिक्षक द्वारा जो गृह कार्य दिया जाता है तो उसकी मात्रा और प्रकार का निर्धारण छात्रों के मतों द्वारा, विषय वस्तु की जटिलता द्वारा, गृह कार्य से उत्पन्न होने वाले अधिगम द्वारा, कक्षा में के कालांश द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाना चाहिए भाई? गृह कार्य से उत्पन्न होने वाले अधिगम के द्वारा। जो गृह कार्य से बच्चा सीखता है उससे जो अधिगम उत्पन्न होता है, जो लर्निंग उत्पन्न होती है, उससे उसका निर्धारण किया जाता है। आगे, शिक्षा के क्षेत्र में ली जाने वाली परीक्षा से हम जान सकते हैं कि, हम क्या जान सकते हैं कि जो विद्यार्थी है, हमारा स्टूडेंट है, उसका जो डेवलपमेंट है वो सही दिशा में हुआ है या फिर नहीं हुआ है। विद्यार्थी का शैक्षिक विकास सही दिशा में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक होगा। जो अध्यापक कक्षा अध्यापन में उत्साही होते हैं, जो अध्यापक हैं जो कक्षा पढ़ाने के दौरान उत्साही होते हैं, जिसको जो इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ाने में, वो अपने छात्रों को अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया के अंतर्गत कर लेते हैं। ठीक है, तो उनके अपने छात्र हैं उनको क्या करते हैं, वो टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस में शामिल कर लेते हैं और एक अच्छा उनका इंटरेस्ट भी क्लास के अंदर बनाए रहते हैं, क्लास को एक सजीव बनाए रखते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। आगे बढ़ेंगे, प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ना सिखाया हो तो उसका कठिनाई स्तर, ठीक है, पढ़ना सिखाना हो, सॉरी, तो अगर प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ना सिखाना है तो उसका कठिनाई स्तर कैसा होना चाहिए? ठीक है भाई, देखिए, पहले सरल होना चाहिए। ठीक है, उनको सरल पहले एक वर्ण सिखाने पड़ेंगे, उसके बाद उनको 2 शब्दों से मिलकर के सिखाना पड़ेगा, जो 2 शब्दों से मिलकर है, तो उसके बाद फिर 3, तो इस तरीके से सरल से कठिन की तरफ को होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट है, सीखने सिखाने के दौरान किए गए आकलन से शिक्षक को, ठीक है, तो शिक्षक को भाई क्षमताओं और सीखने में कमी की पहचान करने में सहायता मिलती है। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यापक आकलन का क्या अर्थ है? तो व्यापक आकलन का अर्थ जो है बच्चे की सर्वांगीण प्रगति के बारे में जानकारी जो है व्यापक आकलन का अर्थ होता है। ऑप्शन ए ठीक होगा।
आगे बढ़ते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है। देखिए बाल केंद्रित, आजकल जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ होता है भाई बच्चों के अनुभव, उनके स्वरों और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। ठीक है, जब क्लास जीवंत होनी चाहिए कहते हैं। ठीक है, तो टीचर भी उसमें एक्टिव मोड पर होना चाहिए और छात्र भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर बोले जा रहा है और छात्र बिल्कुल चुपचाप हैं, सुन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सहभागिता यहाँ पर बहुत ज़रूरी होती है। तो शिक्षा जो होती है वह बालक के लिए होती है, इसीलिए शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। ठीक है, सक्रिय सहभागिता दोनों की। अगला है, बच्चों में पारस्परिक तुलना कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पारस्परिक तुलना से बच्चों में पारस्परिक तुलना नहीं करनी चाहिए। हर किसी की क्षमताएं अलग होती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंस आपने पढ़ा होगा तो उसके अंतर्गत आप जानते हैं। तो जब उनकी तुलना एक दूसरे से करेंगे आप, तो फिर उसमें क्या हो सकती है, हीन भावना उत्पन्न हो सकती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। हालांकि इसमें आप देखेंगे यहाँ पर द्वेष भावना भी जागृत हो सकती है। भाई इनमें द्वेष भी उत्पन्न हो सकता है। किसी एक के सामने दूसरे बच्चे की तारीफ कर दोगे या फिर उसके सामने उसको नीचा दिखा दोगे तो उससे उसमें द्वेष भावना भी उत्पन्न हो सकती है। तो यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे। आपको नीचे विकल्प दिए गए इसमें से चयन करना पड़ेगा। देखिए आगे बढ़ते हैं, एक सृजनात्मक बच्चे की विशेषताएं हैं। तो सृजनात्मक जो बच्चा क्रिएटिव बच्चा होता है उस बच्चे में क्या विशेषताएं होती हैं भाई। देखिए वो विचार और कार्य में मौलिकता का प्रदर्शन होता है, उसके बिल्कुल गहराई होती है, मौलिकता होती है। समस्याओं में के प्रति उच्च स्तर की संवेदना भी होती है। और उसके बाद सोचने विचारने का नवाचारी तरीका, बिल्कुल सोचने विचारने का उसका एक अलग तरीका होता है, नवाचारी विचार, उसमें नवाचार होता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं जो है उसमें नवीनता होती है। तो ऑप्शन 1 और 2 और 3 ये सभी सही हैं भाई। ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। कक्ष में बच्चों की धारण दर बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। तो कक्ष में जो है बच्चों की धारण दर बनाए रखने के लिए जो है आप देखिए इंटरेस्ट बनाना ज़रूरी है, उनको प्रेरित करना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन हमको ऑप्शन तो वो करने पड़ेंगे जो अपने यहाँ पर दिए होंगे। कक्ष में नियमित रूप से आपको क्या करना है, बच्चों की रुचि के अनुरूप शिक्षण कार्य करना है। वो बोर ना हो, ऐसा शिक्षण कार्य ना हो, ऐसा कार्य उनको ना दिया जाए जिससे वो बोर हो जाए, उनकी रुचि ना उत्पन्न हो टीचिंग में यानी कि लर्निंग में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक है, उनकी इंटरेस्ट के अनुसार उनको शिक्षण या टीचिंग करनी पड़ेगी। वही व्यक्ति अच्छा शिक्षक बन सकता है। देखिए अब जो अच्छा व्यक्ति कौन बन सकता है, जो दिखने में अच्छा हो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है लेकिन उसको पढ़ाने का तरीका नहीं पता, ये सारी चीज़ें, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा शिक्षक वही बन सकता है जो उसकी शिक्षण में रुचि होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए टीचिंग में, और अपना जो उसका विषय है, अपना जो सब्जेक्ट है उसमें वो निपुण होना चाहिए, पारंगत होना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कक्ष में जरूरी है कि शिक्षक जो कक्ष में ये जरूरी है कि शिक्षक बच्चों को प्रश्न करने का अवसर दे। ठीक है, बच्चे एक्टिव रहें, पूछे क्वेश्चन, तो वो जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक प्रश्न पूछकर हम बच्चों की किन किन क्षमताओं का ज्ञान मतलब किन किन क्षमताओं को जान सकते हैं अगर मौखिक प्रश्न पूछ करके। तो भाई देखिए मौखिक प्रश्नों से हम बच्चे की सुनने की क्षमताओं का आकलन कर सकते हैं, दोहराने और निर्देश को समझने और उसके अनुसार कार्य करने की क्षमताओं का आकलन कर सकते हैं। ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, यदि आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अल्प दृष्टि बाधित है, ठीक है, यानी कि उसको थोड़ा कम दिखाई देता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे अच्छा होगा। तो इसके लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा, उसको जो आपका ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड के थोड़ा पास बैठाएंगे। ठीक है, तो और क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड में जो अक्षर हैं उनको थोड़ा उनका साइज बड़ा करके टेक्स्ट बड़े करेंगे ताकि उसको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ठीक है, पूर्णतः अंधा नहीं है, उसको थोड़ा कम दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं, बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं की समझ एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, शिक्षक को बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप कक्षा शिक्षण करने में सहायता मिलेगी। बिल्कुल ठीक है, सहायता तो मिलेगी ही। और उसके बाद शिक्षक को बच्चों को समझने में सहायता मिलेगी, ये भी ठीक है। एक और बी दोनों या कौन सा, तो भाई देखिए यहाँ पर एक और बी दोनों सही है मेरे अकॉर्डिंग, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं, पेडागोजी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें सारे ऑप्शन आपको सही लग रहे होते हैं, लेकिन जिनमें कुछ ज़्यादा जिनका पक्ष होता है उनको सही माना जाता है। और साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप जब इसने पढ़ोगे आपको, तो अगर पहली बार आप ग्रेजुएशन करके सीधे डीएलएड का एग्ज़ाम दे रहे हो तब आपके लिए थोड़ा सा इसको समझना मुश्किल होगा। जैसे किसी ने पहले बीएड किया हुआ है या साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये आसान हो जाता है।
आगे बढ़ते हैं, 167 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक स्वाभिप्रेरित बच्चे के लक्षण हैं। तो जो स्वाभिप्रेरित अपने आप जो प्रेरित हुआ बच्चा होगा, ठीक है, तो उसके लक्षण क्या होंगे? तो भाई देखिए, कार्य करते समय उच्च श्रेणी की ऊर्जा प्रदर्शित करेगा, वो हर कार्य को करने में उत्साहित होगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। डांट के भय से कार्य करता है, ये नहीं होगा ना, डांट के भय से नहीं है, वो तो खुद उसका इंटरेस्ट है किसी चीज़ को करने के लिए। मान लीजिए आपको गाड़ी चलाने का इंटरेस्ट है, ठीक है, खुद आप सेल्फ मोटिवेटेड हो, तो आप डांट के भय से तो नहीं कर रहे हो ना वो चीज़, सेल्फ मोटिवेटेड हो, तो ये ऑप्शन तो सीधे सीधे गलत हो गया। 1 और 2 बिल्कुल सही हुआ, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होता है। आगे बढ़ते हैं, आकलन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो आकलन जब आप किसी बच्चे के प्रति करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? सीखने के दौरान जो कमियां आई हैं उन कमियों की पहचान करना और फिर उनका निराकरण करना इसका उद्देश्य होना चाहिए, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, समान शैक्षिक अवसर इस कथन से तात्पर्य है। समान शैक्षिक अवसर, तो ये जो कथन बोला गया है तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो सभी को एक समान शिक्षा लेने के लिए शैक्षिक अवसर जो है एक समान मिलना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि सभी को समान अवसर प्रदान करना जिससे वे अपनी योग्यता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सके, ठीक है, बिल्कुल। तो एक जैसी शिक्षा देना ये तो नहीं है ना, समान शैक्षिक, वहाँ पर अवसरों की बात हो रही है, तो सभी को एक जैसी शिक्षा नहीं देना है, लेकिन हाँ, जो भी उनकी योग्यता है, जो उनकी क्षमता है, जो उनके इंटरेस्ट हैं, उसके अनुसार उनको अवसर देना, ठीक, अपॉर्चुनिटीज़ देना, तो ये यहाँ पर सही होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सत्य है? भाई शिक्षण के संदर्भ में सत्य है, शिक्षण का क्या मतलब होता है? ऐसा मतलब उत्तम शिक्षण वही होता है जो इसमें जो है शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों क्या होते हैं, एक्टिव रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है। आगे बढ़े, और जब जहाँ पर दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग होता है, ये तो एक प्रकार का मेथड हो गया ना पढ़ाने का। तो अब यहाँ पर विद्यार्थी क्या करता है, जब मतलब शिक्षण में विद्यार्थी को अधिक से अधिक जानकारी देना, आप देते जा रहे हो, जानकारी देते जा रहे हो, अब ये पता है ही नहीं कि विद्यार्थी ले भी रहा है या नहीं, ठीक है, जैसे कि ऑनलाइन टीचिंग में होता है। तो ये उत्तम तरीका नहीं है जिसमें दोनों शिक्षार्थी और शिक्षक क्रियाशील रहते हैं, वो उसका मतलब है शिक्षण बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और उत्तम शिक्षण वही है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में नैतिक गुणों का विकास तब हो सकता है जब, देखिए विद्यार्थियों में नैतिक गुणों का विकास कब होगा? जब आप उन गुणों का स्वयं जो है खुद नैतिक गुणों का अनुकरण करेंगे और साथ ही साथ विद्यार्थी भी इससे क्या होते हैं, अभिप्रेरित होंगे, तो इस तरीके से उनमें नैतिक गुणों का विकास होता रहेगा। आगे बढ़ते, यदि कोई शिक्षक अपने विषय का पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं कर पाता तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा जो उसे करना चाहिए? तो सबसे अच्छा तरीका भाई पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं उसको लेनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए ठीक होगा यहाँ पर। यदि किसी शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे भाई देखिए, उसे कहना चाहिए कि वो उसका उत्तर विस्तार से देखेंगे, उसका उत्तर जो है अध्ययन करके सर्च करके जो है आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे। ज़रूरी नहीं है कि टीचर है तो उसको हर एक ब्रह्मांड का पूरा ज्ञान उसको है, हो सकता है कोई चीज़ नहीं आती हो, तो उस समय ऐसी स्थिति में उसको डांटना है या उसको इधर उधर भटकाना है, ऐसी चीज़ें नहीं करके उसको बोलना है कि इसके बारे में विस्तार से हम सर्च करेंगे, अध्ययन करेंगे और उसके बाद आपको इसका सही आंसर बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट है, यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी अधिकतर अनुपस्थित रहता तो आप क्या करेंगे? भाई जब कोई विद्यार्थी है अधिकतर अनुपस्थित रहता है तो हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि वो अनुपस्थित क्यों हो रहा है, ठीक है, यानी कि उसका कारण जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक होने वाला है। आगे, विद्यार्थी में शिक्षक अभिभावक बैठक आयोजित करने का क्या उद्देश्य होना चाहिए? शिक्षक अभिभावक जो टीचर पेरेंट से मीटिंग होती है तो उसका मतलब क्या होता है? बच्चे में जो अच्छी चीज़ें डेवलप हो रही हैं और जो उसके कमज़ोर पक्ष हैं उस बारे में पूरा चर्चा करना, डिस्कस करना, इन सारे पक्षों के बारे में, यही इसका उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा, बच्चे के सबल और कमज़ोर पक्षों के बारे में चर्चा करना। नेक्स्ट है, एक अच्छे शिक्षक को विद्यार्थियों द्वारा किए गए कक्षा कार्य को कैसे जांचना चाहिए? भाई देखिए, जब कक्षा कार्य पूर्ण होता है तो उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है, जो भी त्रुटियां हुई हैं और जो सुधार हैं उसके बारे में उल्लेख करना जो है ये ज़रूरी होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक होगा। अगला है, शिक्षक व्यवहार के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षक व्यवहार विश्वसनीय होता है, बिल्कुल शिक्षक व्यवहार जो है विश्वसनीय होता है। शिक्षक व्यवहार निश्चित होता है, बिल्कुल नहीं होता है। शिक्षक व्यवहार निश्चित कैसे हो जाएगा, ठीक है, तो क्योंकि शिक्षक का व्यवहार अगर एक जैसा रहेगा तो फिर कैसे चलेगा? बच्चों की अंदर जो अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं
उनके अनुसार शिक्षक को अपनी प्रणाली, अपनी कार्य नीति, ये सारी चीज़ें, मेथड वगैरह सब बदलने पड़ते हैं, अपना व्यवहार, ठीक है। तो ये निश्चित नहीं हो सकता। बाकी शिक्षक व्यवहार बाह्य व्यवहारों और लक्षणों द्वारा प्रदर्शित होता है और शिक्षक व्यवहार व्यक्तिगत विशेषताओं का क्रियात्मक रूप है, ठीक है। जो सही नहीं है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को शैक्षिक मनोविज्ञान का ज्ञान अवश्य होना चाहिए ताकि वो, अगर उसको शैक्षिक मनोविज्ञान का अनुभव ज्ञान होगा तो वो क्या करेगा, अपने टीचिंग में अलग अलग शिक्षण विधियों का उपयोग कर पाएगा, ठीक है। तो क्योंकि जैसा बच्चे होंगे, जैसी उनकी मानसिक क्षमता और योग्यता होगी, उसके अनुसार वो क्या करेगा, अपनी टीचिंग में टीचिंग मेथड्स का यूज करेगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक नज़र आता है 178 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चे के अवांछनीय संवेगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सबसे कम प्रभावी है। देखिए कौन सा व्यवहार सबसे कम प्रभावी है पूछ रहा है यहाँ पर को। बच्चे में सुरक्षा का भाव भरना, ठीक है। अपने संवेगों से मुकाबला करने के लिए उसमें कुछ योग्यताएं पैदा करना भी, ठीक है। बच्चे को दंड देना, कहना कि वो ऐसा कार्य दोबारा ना करे। भाई जहाँ पर दंड आता ना उसको सीधे सीधे काट दो, ठीक है। मनोविज्ञान में, शैक्षिक मनोविज्ञान में दंड का कहीं पर कोई काम नहीं है। जहाँ पर दंड शब्द आता है उसको पहले ही काट दो। बच्चे की योग्यता और उसकी महत्वाकांक्षाओं के बीच की खाई को भरना अथवा उसके ऊपर लादा गया बोझ कम करना, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सबसे कम प्रभावी है, ठीक है। चला सी आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गृह कार्य के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त है। अब गृह कार्य के संबंध में पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गृह कार्य कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में देखिए। गृह कार्य छात्रों की प्रवृत्तियों और स्तर के अनुकूल होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। गृह कार्य का स्वरूप भाषा के दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए, ये भी ठीक है। गृह कार्य को क्रमागत होना चाहिए, ये भी ठीक है। गृह कार्य उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए, ठीक है। उद्देश्य पर तो हर कोई होना चाहिए, अगर उद्देश्य नहीं होगा तो फिर क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर ये सभी सही है भाई, उपरोक्त सभी इसका सही जवाब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 181 है। बच्चे के व्यवहार का सूक्ष्म निरीक्षण करते समय शिक्षकों को किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं फटाफट से। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यवहार के प्रत्येक लक्षण में बराबर महत्व देना। भाई प्रत्येक विद्यार्थी को व्यवहार के प्रत्येक लक्षण में जो है महत्व देना यहाँ पर को ठीक है, ध्यान रखना ही चाहिए। सभी, अब किसी में विभेद नहीं होना चाहिए। जैसे एक बच्चे को किसी के तुम बहुत अच्छा करने लगे और किसी को अपनी जो है आँख का कांटा आपने बना लिया, तो ऐसा ये गलत है व्यवहार, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्रत्येक विद्यार्थी का विविध प्रकार की परिस्थितियों, जैसे कक्षा है, समिति के काम है, वाद विवाद, खाने की छुट्टी आदि में निरीक्षण करना, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी की समूह के अन्य व्यक्तियों से तुलना करना, प्रत्येक विद्यार्थी की समूह के अन्य व्यक्तियों के साथ तुलना करना, तो यहाँ पर ये भी ठीक है। तो मतलब इसको पॉजिटिव वे में तुलना करना, ठीक है। उसकी मतलब हीन तो करने के लिए नहीं, तुलना भी अलग अलग तरीके से हो सकती है। अपने पूर्वाग्रहों के प्रति सावधान रहना, ये भी ठीक है। तो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए। तो ये सभी सही हैं, यानी कि ऑप्शन बी 1 2 3 4 ये सभी सही हैं 181। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर सही कथन कौन सा है। एक विद्वान को अपना विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, विद्वान हो कुछ भी हो तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता। अनुभवी अध्यापकों के लिए ये आवश्यक नहीं है कि वे कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी करें, ये भी गलत है। अनुभवी हो या नहीं हो, उनको कक्षा में जाने से पहले पूरा मैटर तैयार करना पड़ता है, लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं, ठीक है। जो भी टीचिंग के दौरान उनकी चीज़ें यूज होने वाली है वो सारी तैयार करनी पड़ती हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, खुद पढ़ना पड़ता है, तब जाके क्लास में जाना होता है। अध्यापक को अनुभव या विद्वता का विचार किए बिना कक्षा में हर बार जाने से पहले तैयारी करने की ज़रूरत है, बिल्कुल एक्यूरेट और सही जवाब है। एक कुशल अध्यापक बिना तैयारी के कक्षा में काम चला सकता है, ये भी गलत है। हालांकि जो प्रैक्टिकली होता है वो ऐसा होता होगा, लेकिन अगर सही तरीके से अगर टीचिंग शिक्षक आप जो है शिक्षण करना चाहते हैं तो फिर ऑप्शन सी ही यहाँ पर सही होता है। आगे बढ़ते, निम्नलिखित की समीक्षा कीजिए। देखिए यहाँ पर कथन का दिए हैं। कथन ए है, कक्षा में अध्यापन कार्य में तरह तरह की युक्तियाँ सम्मिलित होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दूसरा है, छात्रों की अधिगम शैली में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। अब देखिए भाई ये दोनों सही हैं। देखिए ए और आर दोनों सही हैं। आर जो है ए का सही कारण है, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है कि यदि दूसरों के विचार आपके विचारों के विपरीत हो तो भी उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। वह उनके डॉट डॉट का ध्यान रख रहा है। तो किसका ध्यान रख रहा है, संज्ञान का, भाव का, शारीरिक विकास का या सामाजिक विकास का। तो ये किसका है भाई, भावात्मक विकास का ध्यान रख रहा है, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक छात्रों में समस्या सुलझाने तथा तार्किक योग्यताओं का विकास निम्नलिखित के द्वारा कर सकते हैं। किसके द्वारा कर सकते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न पूछकर कर सकते हैं, ठीक है, या पुस्तक से सशब्द दिए गए उत्तर को अस्वीकार करके कर सकते हैं, या फिर प्रश्न पूछते समय अगर मगर दृष्टिकोण पर बल देकर कर सकते हैं। उत्तर नितिन पर देखिए ऑप्शन सी, प्रश्न पूछते समय अगर मगर डॉट डॉट दृष्टिकोण पर बल देकर के कर सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर मगर का मतलब ये है कि जैसे अगर ऐसा होता तो फिर ये होता, मगर ऐसा नहीं है तो ऐसा क्यों नहीं है, इस तरीके से अगर उसका तर्क दिया जाएगा, समस्या को सुलझाया जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ये कहने का मतलब है यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, बालकों को परिश्रम करने के लिए प्रेरित करने का सर्वोत्तम उपाय है। तो सर्वोत्तम उपाय देखिए भाई, स्वयं परिश्रम किया जाए, जिसे देखकर बालक क्या होंगे, खुद भी प्रेरित होंगे। अगर स्कूल में सफाई का कार्य करना है या प्लांटेशन करना है, अगर टीचर खुद करने लग जाएगा तो बालक उससे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं, मोटिवेट होते हैं, तो इससे वो बहुत अच्छे से सीखते हैं, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा। आगे बढ़ते हैं, शिक्षण में छात्रों की सर्वाधिक भागीदारी संभव है। तो सर्वाधिक भागीदारी किस में होगा? व्याख्यान विधि में, चर्चा विधि में, पुस्तक विधि में, दृश्य श्रव्य सामग्री में। देखिए पूरी तरीके से भागीदारी व्याख्यान में तो हो नहीं सकती, उसमें तो खाली सुनते रहेंगे वो। चर्चा विधि में होगी भाई, जब डिबेट होगी तो डिबेट के दौरान जो है वो एक्टिव रहेंगे, ठीक है ना। पुस्तक विधि में तो होगा नहीं, दृश्य श्रव्य सामग्री में भी नहीं होगा, वो चुपचाप बैठ के सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। आगे, शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में कैसा संबंध रखना चाहते हैं? मित्रवत, पुत्रवत, एक परिचित व्यक्ति जैसा, छात्र की आयु के अनुरूप। देखिए मित्रवत होना चाहिए, है ना, मित्रवत होना चाहिए, एक फ्रेंडशिप वाला माहौल होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक। फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं कि आप फिर जो है पूरा ही दोस्त समझ लो, ऐसा भी नहीं, लेकिन ठीक है, मित्रवत व्यवहार होना चाहिए उनके साथ। आगे बढ़ते हैं, यदि पीछे बैठने वाले छात्र सदैव बातचीत में ही व्यस्त रहते हो तो अध्यापक को क्या करना पड़ेगा? ठीक है, तो उसको क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? उन्हें आगे बैठाएं और उन पर नज़र रखें, ठीक है, उन्हें जो कुछ कर रहे हैं करने दें, ये नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। उन्हें दंड तो देना ही नहीं है, उन्हें आगे बैठाना है और उन पर फिर नज़र रखनी है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही रहेगा। आगे, अधिकांश छात्र उन शिक्षकों से पढ़ने के लिए इच्छुक होते हैं जो उसके पहले भी उन्हें पढ़ा चुके हों, स्कूल में अति योग्य शिक्षक माने जाते हों, उन्हें प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले लगते हों, या जो छात्रों की समस्याएं हल करने में रुचि रखते हों। बिल्कुल सही है, जो छात्रों की समस्याएं में रुचि रखेगा, ठीक है, तो बच्चे उनसे पढ़ने में अच्छा मानेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि उनसे पहले पढ़ चुके हैं तभी उनको अच्छा लगे, ठीक है, या फिर प्रभावशाली व्यक्तित्व हो, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, विद्यार्थी अध्यापक का सर्वाधिक आदर करेंगे यदि, तो जब विद्यार्थी जो है अध्यापक का ज़्यादा आदर कब करेंगे? यदि वो अपने कार्य के प्रति निष्ठावान है, अपना कार्य जो है निष्ठा से करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अगला है, अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को चाहिए कि अध्यापन कार्य पूरा करने से पहले, शुरू करने से पहले शिक्षक वो अपने विद्यार्थियों के वर्तमान और भूत के बारे में जाने। बिल्कुल ठीक है, उसको जानना पड़ेगा सब कुछ। वह विद्यार्थी के मस्तिष्क में काम कर रहे वातावरण के विचलन से विज्ञ हो, यानी कि उसको ये पता हो कि जो बालक है वो उसकी मानसिक स्थिति कैसी हो, उसका जो मानसिक वातावरण है वो किस प्रकार का मानसिक वातावरण है, कैसी उसमें हलचल, कैसी उथल पुथल चल रही है, उन सारी चीज़ों के बारे में उसको पता होना चाहिए। वो अपने विद्यार्थियों की जिज्ञासा को उजागर करने में सक्षम हो। बिल्कुल ये भी ठीक है, तो यानी कि सभी सही हैं, फिर ऑप्शन डी होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, शिक्षण का पहला चरण क्या होना चाहिए भाई? शिक्षण जब आप कर रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले योजना बनाना, पाठ्यपुस्तक को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को जानना है, इनमें से कोई नहीं भाई। सबसे पहले तो योजना ही बनाई जाती है, प्लानिंग की जाती है ना, ऑप्शन यही ठीक होगा यहाँ पर। कल्पना कीजिए कि यदि कि आप एक महत्वाकांक्षी अध्यापक है, आप कक्षा अध्यापन के विषय में अत्यंत ऊंचा आदर्श रखते हैं, किंतु आपका कठिन परिश्रम कारगर नहीं होता। इस समस्या के पीछे कारण हो सकता है, तो इस समस्या के पीछे क्या कारण हो सकता है? आप एक टीचर हैं, बहुत अच्छे, ठीक है, और तो इसमें अगर आपका सफल कार्य नहीं हो रहा है तो इसमें क्या हो सकता है भाई? देखिए, आपके शिक्षण का स्तर विद्यार्थियों की क्षमता से अधिक ऊंचा है। जो आप टीचिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप जो चीज़ पढ़ा रहे हो वो जो विद्यार्थी पढ़ रहा है उसके स्तर से काफ़ी ऊंचा है, ठीक है, तो भाई ये तब भी कार्य नहीं करेगा ना। आप चाहते हो कि उनको बहुत गजब की चीज़ बता दी जाए, लेकिन उनको बेसिक चीज़ें ही नहीं आ रही हैं, तो फिर वो कारगर नहीं होगा। छात्रों के मध्य जो व्यक्तिगत भिन्नता है वो आपके प्रयास को नष्ट कर देती है, ये भी हो सकता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए और बी दोनों यहाँ पर सही होंगे। आगे बढ़ेंगे, सीखने का सबसे समुचित तात्पर्य है।
तो सबसे समुचित तात्पर्य सीखने का है भाई व्यवहार में परिवर्तन। जब आप कोई चीज़ सीखते हैं, सीखने का मतलब ही वही होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक है। आप सीखते हैं, अब ये नहीं है कि पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, यहाँ पर बात नहीं हो रही है, यहाँ पर होती है व्यवहार में परिवर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं। कक्षा शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग का सबसे बड़ा लाभ है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री का क्या लाभ होता है? तो सीखना सरल और रोचक हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है। जब कोई चीज़ क्लास में आपको कोई चीज़ दिखाई जाती है, दिखा करके आपको पढ़ाया जाता है, कोई मॉडल दिखाया जाता है, कोई ऐसा चलचित्र दिखाया जाता है, उससे आप लोग जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक होगा। अगर आज शिक्षक को आशावादी क्यों होना चाहिए भाई? आशावादी होने का कारण दोस्तों, वो अपने छात्रों को भी आशावादी बना सकेगा, ठीक है। आशावादी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आशावादी नहीं होंगे, निराशावादी हो जाएंगे, तो आप कितना भी कार्य अच्छा कर लो तो उससे प्रभाव खराब ही होना है। यानी कि निगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, अंदर पॉजिटिविटी होनी चाहिए, ठीक है। होपलेस नहीं होना है। चलिए आगे बढ़े। शरारती बच्चों के साथ शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? देखिए, शरारती जो बच्चे होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं कि दंडात्मक व्यवहार नहीं होना चाहिए कहीं पर भी हो, ठीक है। तो उनके साथ विनम्र रहें किंतु दृढ़ रहें। विनम्र इस तरीके से रहें ताकि जो शरारती बच्चे हैं उनको मार पीट के या उनको डांट डपट के इस तरीके से सही नहीं हो सकते। तो इसीलिए उनके साथ विनम्र होना ज़रूरी है, लेकिन दृढ़ भी रहना, आपको मजबूत रहना है, ठीक है। अपने जो आपका उद्देश्य है उस पर अडिग रहने वाली एक बात है, ऐसा होना चाहिए। चलिए आगे बताएं। विनम्र होने का मतलब ये नहीं कि ठीक है आप जो कर रहे हो वो करो, ऐसा नहीं, ठीक है। आपको बस ये रखना है ध्यान कि इसको ठीक करना है, लेकिन विनम्र होकर के करना है। आगे बढ़ें। कक्षा शिक्षण की व्यवस्था निर्भर करती है। तो कक्षा शिक्षण की व्यवस्था जो होती है वो शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता पर निर्भर करती है। आप जैसी ट्रेनिंग ले रखी होगी आपने, तो उसी तरीके से आप बच्चों को भी ट्रेन कर सकते हैं। अब प्रधानाचार्य की शैक्षिक योग्यता का क्या मतलब है कक्षा शिक्षण में? अन्य शिक्षकों के सहयोग का क्या मतलब? आप शिक्षण टीचिंग कर रहे क्लास के अंदर बैठ के, और दूसरे शिक्षकों को क्या मतलब? विद्यालय की साज सज्जा, विद्यालय मत सजाओ, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चों, आपने पर सुना है स्ट्रीट लाइट के नीचे भी पढ़ा है, ठीक है। तो आप किसी फील्ड में भी पढ़ा सकते हैं, अधिकतर आपने देखा होगा पढ़ाते हैं। जो शिक्षक की व्यावसायिक निपुणता है, ठीक है, वो ही मेन होती है। आगे बढ़ते हैं। यदि छात्रों का शैक्षिक रिकॉर्ड अत्यधिक उत्तम है तो शिक्षक को निम्नलिखित कार्य करने की आवश्यकता है। तो शैक्षिक रिकॉर्ड उनका बहुत अच्छा है तो छात्रों को वो क्या करेगा, किसी भी कार्य को खुद करने के लिए प्रेरित करेगा, उनको अवसर देगा, उनको मौके उपलब्ध कराएगा, जिससे वो बच्चे क्या होंगे, स्वनिर्देशित होंगे। तो उस कार्य को करने के लिए खुद वो अपना जो है चारों तरफ से सोचेंगे। तो इस तरीके से क्या सही होगा इसका, छात्रों को स्वयं तैयार करने के पर्याप्त अवसर देगा और उन्हें स्वनिर्देशित होने देगा। तो यहाँ पर 200 क्वेश्चन हमने पूरे के पूरे देख लिए, जिसमें मैंने आपको जो रीजनिंग और मैथ्स वाला पार्ट छोड़ करके बाकी सभी क्वेश्चन बता दिए। रीजनिंग और मैथ्स वाला पार्ट मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आंसर कीज भी वहाँ पर दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर को, ठीक है। और बाकी जो है हमारी वेबसाइट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा दोस्तों। वहाँ पर आपको हमारी वेबसाइट में विजिट करना, वहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार के चीज़ें मिलेंगे, चाहे मॉडल पेपर से रिलेटेड हो, उत्तराखंड जीके वगैरह, ठीक है। तो वेबसाइट पर आप पढ़ सकते हैं फ्री में। तो एक बार ज़रूर विजिट करना, अभी नई हम डेवलप कर रहे हैं, तो सपोर्ट हमारा करना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।